हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरी एकेडमी में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान एक समग्र अध्ययन बाय राजेश मिश्रा सर के द्वारा लिखित। और ये हमारी उपयोगी रहेगी यूजीसी नेट JRF प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और TGT PGT जिस किसी भी एग्ज़ाम में PGT से रिलेटेड PYQs आते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बुक हमारी बहुत उपयोगी रहेगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी 10 यूनिट हैं यूजीसी नेट में, UPSC के एग्ज़ाम में भी। तो अभी हम वैष्णव थिंकर पढ़ रहे हैं। वैष्णव थिंकर में हमारे 3 चैप्टर हो गए हैं। आज हम पढ़ेंगे हॉब्स का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉमस हॉब्स का चैप्टर। तो देखिए, जब भी हम लोग थिंकर्स पढ़ते हैं ना, तो थिंकर में हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, 2 बातें। एक तो उस थिंकर का जन्म स्थान और जन्म का टाइम पीरियड, किस समय में उसका जन्म हुआ है। ये 2 बातें बहुत हद तक तय करती हैं कि उस थिंकर के विचार क्या होंगे, कैसे उसके विचार होंगे। उसके विचारों पर उन्हीं घटनाओं का प्रभाव पड़ता है जैसे परिस्थिति में उसका जन्म होता है। तो हम शुरू करते हैं टॉमस हॉब्स। ये है टॉमस हॉब्स का जन्म। ये हॉब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों थिंकर किसके लिए जाने जाते हैं? वो जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के लिए, ठीक है, कि मतलब वो जो थ्योरी है हाँ राज्य की उत्पत्ति का। तो सबसे पहले इसमें हम हॉब्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहला 1588 से लेके 1679 तक का टाइम पीरियड है इनका। टॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मालमेसबरी के पास वेस्टपोर्ट नियर मालमेसबरी में हुआ था। उसके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना अर्मेडा ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में टॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। स्वयं टॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था। नेक्स्ट है टॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या है। अध्ययन पद्धति, हाँ ये देखिए कुछ ये सब चीज़ सिमिलर ही रहेंगी हर थिंकर में। अप्रोच आ गई अध्ययन पद्धति। टॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। यह उन्होंने डिकारपोर 1655 नामक रचना में कहा। टॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। टॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे कि यांत्रिक भौतिकवाद और वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। टॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग था। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। टॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। हमें ये याद रखना है कि ये भौतिकवादी विचारक है, ठीक है। उसने राजनीति के अध्ययन को इतिहास व नैतिक तर्क से बिल्कुल प्रयोग नहीं किया अध्ययन में। नेक्स्ट है, इसलिए ऑक्सफोर्ड ने टॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। टॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलेस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया है। वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलेस्टिक पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप में प्रमाणित किया जाता है स्कॉलेस्टिक पद्धति में। नेक्स्ट है राज्य की प्रकृति। हाँ ये राज्य की प्रकृति आ गई। वेपर ने टॉमस हॉब्स की राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा है। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। ये विचार टॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, ये मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। ये हम याद रखेंगे कि टॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य क्या है, एक यंत्र। राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है। यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। हॉब्स, लॉक, बेंथम व मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद के विचारक हैं टॉमस हॉब्स। व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना जाता है। टॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी है, जिसके पीछे निम्नलिखित तर्क हैं। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अर्थात टॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत जेम्स वन द्वारा प्रदत्त का खंडन कर दिया। टॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। नेक्स्ट है ये व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। टॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्मसंरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, इसलिए टॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है एवं व्यक्तिवाद साध्य है। टॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव
व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है। ये स्वभाव, हाँ ये हमें अच्छे से समझना है। स्वभाव, व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी है। व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। नेस्टर टॉमस हॉब्स के अनुसार समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा। समाज को आणविक प्रकृति बताया। आणविक प्रकृति से तात्पर्य है कि समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। टॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूर्व सामाजिक एवं पूर्व राजनीतिक अवस्था थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था ये, हाँ स्टेट ऑफ नेचर के हैं ये तीनों थिंकर्स। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। क्या था? समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। तो ये हम थोड़ा सा याद रखेंगे, राज्य, संपत्ति एवं सभ्यता का अभाव था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पार्श्विक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की संकल्पना का अभाव था। ठीक है, ये डिफरेंट थॉट हैं ये तीनों थिंकर के। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था कि शक्ति ही अधिकार है। माइट इज राइट। प्राकृतिक विधि, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। टॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, टॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। प्राकृतिक विधि, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। टॉमस हॉब्स के समझौते में विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। टॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। ये हमें याद रखना है कि सार्वभौमिक विधि नहीं है ना। और नेक्स्ट है, टॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। टॉमस हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। तो ये हमें याद रखेंगे, 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है। कुछ इस प्रकार हैं। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने को तैयार रहना चाहिए। इनके क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौता करना चाहिए। सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हाँ यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यही बता रहे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थिंकर है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि वो रूसो का तो बुक का ही नाम है ये वाला। तीनों थिंकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर है। इसमें है, सामाजिक समझौते का अभिप्राय, व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। टॉमस हॉब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप रहा हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें, लेवियाथन को। नेस्टर टॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्मसंरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियाँ एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। नेस्टर राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। नेस्टर टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे। टॉमस हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है, यह एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं है ये। नेस्टर टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। टॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है। हैकर के अनुसार टॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। नेस्टर समझौते की विधि, मेथड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ। नेस्टर समझौते का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है। राज्य, समाज व सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियाँ एक राजा को प्रदान कर देते हैं। समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता। नेक्स्ट टॉपिक है संप्रभुता। ये चीज़ हमें याद रखनी होगी, संप्रभुता। टॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। टॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेषता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, अविभाज्य और निरंकुश है। ठीक है, ये याद रखेंगे। टॉमस हॉब्स के पहले बोंदा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। टॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। नेक्स्ट, टॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। पूर्ण सत्तावादी याद रखना है, ये पूर्ण सत्तावादी माना है।
टॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया है। फैक्चुअल बुक है ये, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले कर पा रहे हैं, बाकी डिटेल में हम अलग से समझ सकते हैं चार्ट वगैरह बना करके। उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। टॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। टॉमस हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई है। यह शब्द सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए उपयोग किया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। टॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है वाहन के अनुसार टॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी ओर निरंकुशतावाद का खतरा है। नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्ति या समूह की आपसी अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। तो हम ये याद रखेंगे कि शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। नेक्स्ट टॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में भेद है। नेक्स्ट अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। टॉमस हॉब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया। शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया। टॉमस हॉब्स का महत्व। टॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपने हित बढ़ाने वाला माना। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना। टॉमस हॉब्स का महत्व। टॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। टॉमस हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था, जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन था, जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। दो चीज़ें हैं ये, लेवलर्स और डिगर्स। नेक्स्ट है टॉमस हॉब्स की पहली रचना हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था, पेलोपोनेशियन वार। हॉब्स के अनुसार कानून न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है। जो कोई विधि से विपरीत नहीं है उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। टॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियाथन है, जो उसने अंग्रेजी में लिखी। इसे याद रखेंगे हम। नेक्स्ट है क्लेरेंडन। हॉब्स के समकालीन विचारक थे, जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। क्लेरेंडन नाम दर्ज है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को जलाया गया। हॉब्स ने डी कॉर्पोर डिसिवे नामक रचना लैटिन में लिखी। डी कॉर्पोर डिसिवे। माइकल ऑक्सफोर्ड ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा। लेवियाथन को माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा है, ये हम याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक हॉब्स की प्रथम रचना है। नेक्स्ट है डायलॉग ऑन द सिविल वार्स, बेहेमोथ, द होमाइन। ये सभी हॉब्स की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है विचारकों का क्रम। विचारक बोंदा 1530 से लेकर 1596, हॉब्स है 1588 से 1679, स्पिनोजा 1632 से 1677, लॉक 1632 से 1704, मॉन्टेक्सो 1689 से 1755, ह्यूम 1776, बर्क है 1729 से 1797। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हॉब्स पूरे हो गए हैं। इसके बाद हम लॉक पढ़ेंगे नेक्स्ट, और फिर रूसो, और फिर तीनों का हम एक कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि तीनों ही सेम थिंकर हैं ये। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की हमारी राजेश मिश्रा की सर की बुक है ये। बुक मेरी पहले की है, 2019 के पाठ्यक्रम पर आधारित है। बाद में हम लेटेस्ट भी देख लेंगे। है तो सारा कंटेंट तो सारा ऐसे भी होता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेक्चर देखने के लिए। और आगे ना हम थोड़ा सा ऐसे आप लोग अगर मेरा गूगल या मीट के थ्रू हम पढ़ेंगे तो आप लोग क्वेश्चन भी अपने पुटअप कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी, या फिर और डिटेल में हम चीज़ों को समझ सकते हैं चार्ट वगैरह के थ्रू। अभी मेरा अलग से जो नोट्स रहेगा उसके थ्रू। अभी तो हम एक रीडिंग पहले बुक से कर लेते हैं, एक बार एक सारा कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे हम डिफरेंट वेज में कंटेंट ला पाएँ और अच्छी क्वालिटी और हाई उसको बढ़ा करके। हरे कृष्णा, थैंक्स अ लॉट।